हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमपी डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। जी हाँ, यह विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, जिसकी इकाई एक हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी बाल व्यवस्था, बाल विकास, प्रोफेंसी इन इंग्लिश, अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं। आज से हम ये विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी इकाई एक, जिसका नाम ही है राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। जी हाँ, राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। यहाँ राज्य से देश और सरकार से मतलब है, और राजनीति तो आप जानते ही हो, पॉलिटिक्स, सरकार के कदम, सरकार के नियम कानून, उसकी बात होगी। चुनाव की बात नहीं होगी, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं होगी, है ना। सरकारी नियम कानून, है ना, उसकी बात होगी। और भारतीय शिक्षा, भारत के समाज में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, जो शिक्षा चल रही है, उसके बारे में, यानी इन्हीं टॉपिक से संबंधित सारे सवाल इस इकाई में होंगे। मैं आपको बता दूं इस इकाई एक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इस इकाई का ब्लूप्रिंट, यानी कि अंक योजना, यानी इस इकाई पर कितने अंक आवंटित है, कितने अंकों के कौन कौन से और कितने नंबर के कितने प्रश्न आते हैं, ये बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा डीएलएड के पहले परीक्षाओं में जो पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होकर पूछते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, वो भी बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आने वाली डेट की परीक्षा के लिए कौन से संभावित प्रश्न उत्तर हो सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना होगी, वो भी शामिल करूंगा मैं इस वीडियो लेक्चर में। तो इतना सब कुछ एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें और बात करें समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा प्रथम वर्ष, जो कि एमपी डीएलएड का, जिसका इकाई एक राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। अगर इसकी हम बात करें ब्लूप्रिंट की, ब्लूप्रिंट यानी कि भाई इसकी अंक योजना की अगर बात करोगे तो इसकी जो अंक योजना है इकाई की, इस पर कुल आवंटित अंक है 15। यानी इस एक इकाई को पढ़कर आप 15 मार्क्स हासिल कर सकते हो, यानी 15 अंक आपको मिलेंगे अगर इस एक इकाई को पढ़ लेते हो तो 15 मार्क्स अलॉटेड है। अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 3। जी हाँ, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 3, एक एक नंबर के 3 प्रश्न, ठीक। उसके बाद 2 अंक का एक प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय होगा, 30 शब्द में लिखना होता है। फिर 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, और एक आएगा 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। जी याद रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय जैसा होगा ये, तो ये 4 अंक का एक प्रश्न भी यहां पर आएगा। तो ये इतने क्वेश्चंस आते हैं, 15 अंक मिलता है इस एक इकाई को पढ़कर, इस इकाई एक जिसका नाम है राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। तो ये हो गए इसके ब्लूप्रिंट अंक योजना। अब ये इसलिए बताया जाता है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए मोटा मोटा कि भाई आखिर इस चैप्टर से पढ़ना क्या क्या है, कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन से कैसे आ सकते हैं, ये आइडिया लग जाए, एक रोड मैप तैयार हो जाए और फिर पढ़ाई हम शुरू कर दें। तो चलिए, अब अंक योजना की बात होगी, अब चलते हैं अपने इस इकाई के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप एमपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं से कोई किताब, सीरीज, कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एमपी डीएलएड का, मध्य प्रदेश का पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ जो हमारा संपूर्ण कोर्स है उपलब्ध है, जहां से आप कर पाएंगे 100% तैयारी आने वाले डीएलएड की 2026 की परीक्षा के लिए। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, हर विषय का, हर इकाई का डिटेल नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का शॉर्ट नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर भी, हर विषय का, हर इकाई का हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ इसमें आपको प्रिंटेड नोट, टाइप नोट्स, ये सभी मिलेंगे। और तो और आपको हर विषय का, हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। और पहले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं डेट की परीक्षाओं में, उनका पूरा संग्रह, पीवाईक्यूज, उनका सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस एक पूरे संपूर्ण कोर्स के अंदर, इस मात्र एक कोर्स में। यानी एक कोर्स पढ़ने के बाद, इसको परचेस करने के बाद आपको मार्केट में कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, कोई किताब, कोई सीरीज, किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है। 100% आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी आने वाली परीक्षा के लिए और 90+% आप स्कोर कर सकते हैं। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप की लिंक मिली, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और डायरेक्ट कोर्स परचेस करें बिना कूपन कोड डाले, क्योंकि फिलहाल 33% की छूट के साथ हमारा कोर्स चल रहा है। अभी 33% का ऑफर चल रहा है। इस कोर्स को परचेस करके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो 100%। हजारों छात्रों ने कोर्स परचेस करके सब कुछ किया हुआ है। आपका प्रॉब्लम जो भी है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, इकाई योजना क्या है, पीवाईक्यूज क्या होते हैं, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कितने लाइन बाय लाइन लिखना होता है, सब कुछ पूरा रोड मैप, यानी एक कोर्स और 100% सॉल्यूशन हर चीज का, कहीं कोई और चिंता करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और डीएलएड का आप एक कोर्स परचेस करके भूल जाइए तैयारी, और बढ़िया से आप लग जाएंगे और 90+% स्कोर होगा ही होगा। हजारों छात्रों ने आज तक किया है, आप भी उनमें से एक होंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले वीडियो में, आगे बढ़ देते हैं और इस वीडियो को हम बाकी कोर्स के बारे में अगली वीडियो में जब आएगी तो बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम आते हैं अपने इस इकाई पर, जिसका नाम ही हमारा राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। और इसका सबसे पहला पीवाईक्यू हमारे लिए
यहां पर याद रखिएगा कि शिक्षा की परिभाषा, यानी शिक्षा की परिभाषा क्या होती है ये पूछा जाता है। यानी किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के बारे में जिसने अपने शिक्षा के बारे में अपनी राय दी हो वो पूछते हैं, उसकी परिभाषा बतलाइए। यानी आप देखिए यहाँ पर 3 नाम मैंने हम सामने रखे हुए हैं, एक फ्राबेल का हम देखेंगे, तो हो सकता है परीक्षा में पूछ दे आपको कि फ्राबेल के अनुसार शिक्षा की परिभाषा बतलाइए, या फिर शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा दीजिए, किसी एक मनोवैज्ञानिक के विचार बतलाइए, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम 3 यहाँ पर देखेंगे, पहला फ्राबेल का, दूसरा टीवी नन का और तीसरा ब्राउन का। इन तीनों की हम परिभाषा देखेंगे शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर। तो सबसे पहला यहां पर देखिए फ्राबेल के अनुसार, फ्राबेल ने शिक्षा को क्या कहा, उनके हिसाब से शिक्षा क्या है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है, उन्होंने उस प्रोसेस बताया कि शिक्षा जो है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर जो शक्तियां होती है, जो जिनको लेकर वो जन्म लेता है, वो शक्तियां बाहर कैसे आती हैं, शिक्षा से। ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को सोचना नहीं आता, ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को बोलना नहीं आता, आता है, पर उसको जब अच्छे से सिखाते हैं तो सही ढंग से बोल पाता है, अच्छे से सिखाते हैं तो सही ढंग से वो सोच पाता है। यानी कि बच्चे के अंदर शक्तियां जन्मजात होती है, वो उन शक्तियों को लेकर पैदा होता है, बस उसका इस्तेमाल नहीं आता। तो उसका इस्तेमाल कैसे सीखेंगे, शिक्षा की मदद से। ये विचार किसका है, फ्राबेल जी का। तो फ्राबेल जी ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा बालक जो है वो जन्मजात शक्तियों के द्वारा बाहर आता है ना, जन्मजात शक्तियां उससे प्रकट हो जाती है शिक्षा के द्वारा ही बच्चे के अंदर की। ठीक, किसका विचार है, फ्राबेल का। अब आते हैं हम यहाँ पर टीवी नन का, इनका विचार क्या है शिक्षा के ऊपर। अगर इनकी परिभाषा देखें, शिक्षा के ऊपर इनका विचार देखें, तो इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। यानी ये संपूर्ण विकास, समग्र विकास की बात कर रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण पूर्ण विकास है, जिसमें कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता, जिसमें कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन का योग दे सके। यानी शिक्षा क्या है भाई, एक संपूर्ण विकास करने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, है ना, अपने इंटेलिजेंट के अनुसार मानव जीवन को योग दे सके, मानव जीवन में कुछ योगदान दे सके। योग का मतलब यहाँ पर योगदान है, कंट्रीब्यूशन है ना, हम समाज को कुछ योगदान दे सके पढ़ लिख के अपनी योग्यता अनुसार। तो यही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैं अब कुछ योगदान दे रहा हूं, तो मेरा योगदान है, मैंने शिक्षा ग्रहण की, मेरी प्रोसेस शिक्षा। अब आप पढ़ लिख रहे हो, आप समाज को योगदान दोगे, तो आपने भी अपनी तरफ से योगदान दिया, आपकी भी शिक्षा। ठीक है, तो यही शिक्षा की परिभाषा है, किसने दी, टीवी नन ने दी। ठीक है, अब तीसरा आ जाते हैं ब्राउन। ब्राउन जी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है। ब्राउन जी के अनुसार शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक कंट्रोल प्रोसेस है। ठीक है, उनके हिसाब से शिक्षा जो है एक कह सकते हो कि नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं। एक ऐसी कह सकते हो कंट्रोल प्रोसेस है, ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समूह में रहकर उसे सिखाया जाता है ना, व्यक्ति में भी और व्यक्तियों के समूह में भी ऐसा किया जाता है। ठीक, अब व्यक्ति को कुछ चीजें पहले से आती है, पर उन चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल करना, उन चीजों को कंट्रोल करना, है ना, ये जब किया जाता है किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। उसी प्रोसेस को, उसी विधि को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। ये किसकी परिभाषा, ब्राउन। किसके विचार है शिक्षा के ऊपर, ब्राउन के। तो फ्राबेल जी के, टीवी नन के और हमने ब्राउन के, इन तीनों के विचार देख लिए शिक्षा के ऊपर। यही शिक्षा की परिभाषा है। आपको पूछे तो तीनों में से कुछ भी उठाकर लिख सकते हो, या किसी का नाम देके स्पेसिफिक पूछे तब भी तीनों में से कोई परिभाषा लिख देना जिस नाम के साथ पूछा जाए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान आपने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में पहले भी जानते होंगे कि राइट टू एजुकेशन कंपलसरी है ना, टोटल लिटरेसी एजुकेशन, यानी सभी हमारे देश में सभी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे जो है पढ़े लिखे रहे, सर्व शिक्षित रहे, 100% लिटरेसी रेट हो जाए हमारे देश की, साक्षरता दर 100% हो जाए। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। ठीक है, अब इस सर्व शिक्षा अभियान जो है, ये शुरुआत में ऐसा किया गया कि इसमें सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बीच के हैं, उनको स्कूल लाया जाए, उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाया जाए, है ना, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। ये पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू हुआ था कि अलग अलग रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को चलाएंगे। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार की योजना थी। इस योजना के तहत, अब चलो ये ना भी याद रहना आपको, ये पूरी थ्योरी ना भी देखो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, फोकस करो कि सर्व शिक्षा अभियान जो है किसने चलाया, इसको सरकार ने, केंद्र सरकार ने। ठीक है, राज्य सरकार नहीं, क्योंकि पूरे देश में चलाना है तो केंद्र की सरकार करती है कोई योजना। तो ये जो योजना है सर्व शिक्षा अभियान, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना। इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस योजना के तहत सरकार ने यह देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए, ये भी शुरू किया गया था। ये सब कुछ हुआ है क्या भाई, इस अभियान में, सर्व शिक्षा अभियान में। ठीक है, तो इस अभियान में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात,
ये अभियान शुरू हुआ वर्ष 2001 में। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है कौन से वर्ष में शुरू हुआ? 2001 में। सन 2001 में इस अभियान को, सर्व शिक्षा अभियान को भाई प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण यानी सब तक आसानी से पहुंच सके, सर्व सुलभीकरण यानी सब तक सुलभ यानी आसानी से उपलब्ध हो, इसे सर्व सुलभीकरण कहते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू किया गया और इस प्रोसेस के थ्रू यानी कि सब तक शिक्षा पहुंच सके आसानी से, है ना, भारत के सामाजिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम स्टार्ट हुए, योजनाएं, स्कीम्स चली हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण में से एक है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। दूसरी बात, इसके कई सारे लक्ष्य रखे गए थे कि बच्चों को पढ़ाया जाए, कोई अनपढ़ ना रहे, है ना, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा हो, शिक्षा सुलभ रूप से हो, सस्ती हो, वगैरह वगैरह, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वगैरह वगैरह। और उसमें से अगर कुछ खास लक्ष्यों की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान की एक खास लक्ष्य की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच, यानी प्रारंभिक शिक्षा में प्राइमरी, प्री प्राइमरी, इस सब की परीक्षा में, इस सब की पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में सब तक सब कोई पहुंच सके, ना, सार्वभौमिक करना यानी सबको उपलब्ध हो, हर एक को, गरीब को भी, अमीर को भी, ठीक है, शहर के लोग को भी, गांव के लोग को भी। तो सार्वभौमिक पहुंच एवं अवधारणा प्राप्त करना, लैंगिक एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना, पाटना मतलब घटाना यहाँ पर, और बच्चों के अध्ययन स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करना शामिल है। यानी इस योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, पर उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा में भाई सबके सब हासिल कर सके, यानी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण पहला लक्ष्य। ठीक है, सार्वजनिक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का सबका सार्वभौमिक, ये पहला लक्ष्य होगा इसका। ठीक है, सार्वभौमिकरण करना। दूसरा कि भाई लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को दूर करना, है ना, अंतर को पाटना यानी कि उसको दूर करना, लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को दूर करना। और तीसरा क्या कि भाई इसमें जो बच्चे हैं उनकी योग्यता में, उनके अध्ययन के स्तर में महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं, बढ़ोतरी हासिल करना, वृद्धि हासिल करना, महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करना, यानी ये तीन चीजें थी सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य में। क्लियर है? ये तो आपको समझ में आया होगा कौन सी तीन चीजें थी सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों में। ठीक। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाता है। यानी ये योजना तो केंद्र सरकार की थी, पर इस योजना को चलाया जाता है राज्य सरकार की मदद से, क्योंकि राज्य सरकार क्या करे, इस योजना में कंट्रीब्यूट करे। टीचर तो राज्य सरकार के ही होंगे, क्योंकि स्कूलों में केंद्रीय शिक्षक नहीं, राज्य वाले शिक्षक ही होंगे, संविदा शिक्षक, है ना, उन्हें हायर किया जाएगा, उनकी मदद से चलाया जाएगा। देश की 11 लाख बस्तियों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, ये पुराना डेटा है, अभी रिसेंट का नहीं, किताबों में अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर याद रखना है तो लगभग आप लिख सकते हो 20 करोड़ बच्चे, लिखना चाहो तो अभी के तौर पर याद रखना हो तो इससे भाई 11, हमारे देश की 11 लाख बस्तियों में से लगभग 20 करोड़ बच्चे, 11 लाख बस्तियों से 20 करोड़ बच्चे जो है इस सर्व शिक्षा अभियान से लाभान्वित हुए हैं, जिनको फायदा मिला है सर्व शिक्षा अभियान का। क्लियर है? समझ में आया सर्व शिक्षा अभियान के बारे में? मोटा मोटी और कुछ चीजें बता दूं। पहला, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू किया गया था। कब चालू किया था? 2001 में। इससे शिक्षा जो है सार्वभौमिकरण हो जाए शिक्षा का, यानी सब तक पहुंच पाए, इसके लिए शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा जो है सुलभ रूप से उपलब्ध रहे सब तक, इसके लिए चालू किया गया था। इसके कुछ लक्ष्य क्या थे कि भाई शिक्षा सबसे पहले सार्वभौमिकरण हो जाए, सब तक आसानी से पहुंचे। दूसरा क्या कि भाई इसमें लैंगिक और सामाजिक जो भेदभाव है उसको दूर किया जाए, कम किया जाए, उसके बीच अंतर को पाटा जाए। तीसरा क्या था कि विद्यार्थियों की योग्यता स्तर में, उनके शिक्षण स्तर में वृद्धि हासिल की जाए। ये तीन चीजें इसमें करनी थी। ठीक, ये लागू किया गया इसमें, और ये सर्व शिक्षा अभियान की वजह से देश के लगभग 11 लाख बस्तियों से 20 करोड़ बच्चे, 19 करोड़ 20 लाख यानी लगभग 20 करोड़ बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित हुए, इनको फायदा मिला है। यही है सर्व शिक्षा अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए भाई, विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। यानी जो विद्यालय होता है, जो स्कूल होता है, उसकी खासियतें क्या होती है, स्पेशलिटीज क्या होती है, विद्यालय की खासियतें, विद्यालय की स्पेशलिटीज। तो अगर विद्यालय की खासियतें, विद्यालय की स्पेशलिटी की बात हम करें तो भाई सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ जितने भी स्पेशलिटीज दिखे, पहले उसका हमने टाइटल दिया है, फिर उसमें थ्योरी लिखी है। आप कैसे लिखेंगे? विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अगर ऐसा पूछता है। वैसे बता दूं, ये पीवाईक्यू है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत संभावित प्रश्न है, ये भी ध्यान रख लेना, गेस मार्क कर लेना। ठीक है, तो ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे पूरे डेट की परीक्षाओं में, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, अगर सब विषयों सब इकाइयों से मिला ले तो हजारों। ठीक है, पर हमें कुछ ही प्रश्न पढ़ने हैं, गिने चुने, जो बार बार आते रहते हैं, जो हमें 90+% स्कोर करने के लिए काफी होते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो डिटेल में है, कैसे लिखना है वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, ये सब कुछ हमने अपने कोर्स में शामिल कर रखा है, डिटेल में पूरा कोर्स में उपलब्ध है। कोर्स परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लेना। अभी बात करें विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता देखिए, यह है लघु समाज। विद्यालय अपने आप में एक छोटा सा समाज होता है।
क्यों? क्योंकि विद्यालय में अलग अलग तरह जाति के, धर्म के, व्यवहार के लोग रहते हैं विद्यालय में, है ना, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। तो विद्यालय अपना आप एक समाज है। समाज में कैसा होता है, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, वैसे विद्यालय में भी होता है। तो विद्यालय अपना आप में क्या है, एक लघु समाज है। इसमें विद्यार्थी आदर्श, मूल्य, संस्कार सब कुछ सीखता है, अपनापन, समूह में रहना सब सीखता है। ठीक है, तो विद्यालय जो है समाज की आवश्यकताओं, मूल्यों और आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता है ना। यानी विद्यालय में रहकर बच्चा एक छोटे से समाज में रहकर सीख रहा है, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक, दूसरा विशिष्ट वातावरण। विद्यालय का वातावरण थोड़ा अलग होता है। जैसा घर में वातावरण होता है, क्या वैसा वातावरण स्कूल में होता है? बिल्कुल नहीं, विद्यालय में ऐसा नहीं होता। विद्यालय में शिक्षा की प्रक्रिया की संस्था है, तो विशेष वातावरण का सृजन किया जाता है ना, अच्छे से पढ़ाई हो सके। घर में बोर्ड नहीं होता, विद्यालय में होता है। विद्यालय में बेंचेस लगे होते हैं, सब साथ मिलकर पढ़ सके, डाउट पूछ सके, वो सारी व्यवस्था होती है विद्यालय में। घर में ऐसी चीजें नहीं होती है। तो विद्यालय का वातावरण ही ऐसा बनाया गया, निर्माण किया गया है, जिससे शिक्षा आसानी से मिल सके। तीसरा, शिक्षा का साधन। विद्यालय जो है वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का, सक्रिय तरह की शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। यानी अगर किसी को शिक्षा हासिल करनी है तो बड़ी आसानी से कैसे हासिल कर सकता है? स्कूल जाके, विद्यालय जाके, है ना। तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है यहाँ पर विद्यालय में, वो बाल केंद्रित, यानी बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई जाती हैं। ठीक है, आप देखो कई स्कूलों में रैंप बने होते हैं जहां से व्हीलचेयर से बच्चे जा सके, जो विकलांग बच्चे होंगे। फिर बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए निकासी की व्यवस्था, पंखा, कूलर जो भी लग सकता है, पानी पीने की व्यवस्था सब किया जाता है ना। यानी बच्चों को ध्यान में रखकर ही पूरा विद्यालय का निर्माण किया जाता है, चलाया जाता है विद्यालय को। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित होती है, बच्चों को ध्यान में रखकर। विद्यालय बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हैं, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। फिर सामाजिक प्रगति का साधन। समाज तभी बढ़ेगा, प्रगति करेगा जब समाज के बच्चे, समाज के लोग प्रगति करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। यानी विद्यालय ही है जो समाज को एक बढ़िया नागरिक देता है। क्योंकि विद्यालय नहीं होता तो कोई पढ़ता नहीं, अनपढ़ होते तो समाज कैसा बनता? अनपढ़ लोग मिलते देश को अनपढ़ नेता, अनपढ़ सब कोई अनपढ़ ही रहता। ठीक है, विद्यालय ही है जो वैज्ञानिक बनाता है, विद्यालय ही है जो शिक्षक बनाता है, विद्यालय ही है जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ये सब बनाता है ना। तो विद्यालय बहुत जरूरी है। विद्यालय जो है योग्य नागरिक प्रदान करके राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में क्या करता है? मदद करता है, योगदान देता है। ठीक है, ये सब विद्यालय की क्या है? विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला है कि भाई राज्य की अवधारणा लिखिए, इसके अनिवार्य तत्व क्या है, किसी भी राज्य का निर्माण कैसे होता है, किसी भी देश का निर्माण कैसा होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। राज्य मतलब यहाँ पर देश, सरकार कैसे बनती है, कैसे चलती है, समाज। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो पहले राज्य, भाई आप जान लो कि राज्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, राज्य कहेंगे किसे? तो राज्य एक संगठित इकाई होती है। राज्य जो होता है एक संगठित इकाई के रूप में होती है, जिसमें मानव उसमें सबसे केंद्र में होता है, और मानव जीवन का बहुत अच्छा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण अच्छा हिस्सा है राज्य। क्योंकि अगर कोई पूछे भाई किस देश के हो, तो भारत देश के हो। भारत देश की संस्कृति है, भारत देश के लोग ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, और भारत के लोग इस तरह की सोच रखते हैं। तो जो राज्य होता है ना, वो व्यक्ति की सोच बदलता है। अब पाकिस्तान के लोगों की सोच देख लो, ठीक है, और भारत के लोगों की सोच देख लो। हम जिस देश में रहते हैं, हम लोग की सोच भी वैसी हो गई है। हम बात करते हैं साइंस की, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं विज्ञान की, चांद पे पहुंचने की। और पाकिस्तान में देखो, वो बात करते हैं भारत को नेस्तनाबूद करने की, भारत को बर्बाद करने की, भारत की क्रिकेट टीम को हराने की, भारत के आर्मी को हराने की। हर बार उनकी इच्छा होती है, पर ये उनसे पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, तो उनकी सोच ही यही है। तो उनके समाज में कोई बच्चा जन्म लेता भी है ना, बचपन से क्या देखता है? इंडिया को हराना है ना, इंडिया को पीछे छोड़ना। भाई हम कंपेयर ही नहीं करते अपने पड़ोसियों से, हमारा लक्ष्य बहुत दूर तक है। अमेरिका, रशिया, जापान, इन देशों से टक्कर लेते हैं, हम चांद तक पहुंचने की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा राष्ट्र होगा हमारी वैसी सोच बन जाती है। तो राज्य बहुत जरूरी है, जिस देश में आप रह रहे हो उसका असर आप पर पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर राज्य की परिभाषा देखें, तो राज्य किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ राजनीतिक रूप में संगठित क्या रहता है? राज्य है ना। संगठित समाज जो होता है, संगठित यानी पूरी तरह से यूनाइटेड, पूरी तरह से संगठित होकर है। तो आखिर ये राज्य है क्या? तो राज्य हम किसे कहेंगे? राज्य किसी निश्चित भूभाग, जी हाँ, राज्य जो है किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ राजनीतिक, किसी राजनीतिक भूभाग पर, निश्चित भूभाग पर बसा हुआ राजनीतिक संगठन है, जो समाज को ही राज्य कह लेंगे, है ना। उस समाज को ही जो संगठित होगा, एक जमीन पर बसा होगा, निश्चित भूभाग पर बसा होगा, उसकी बाउंड्री होगी और उसमें संगठित लोग रहेंगे, समाज बना होगा, और इसे ही हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे।
अब राज्य की तत्वों की बात करें तो भाई राज्य के जो अनिवार्य तत्व होते हैं अगर उनकी बात कर लें तो भाई राज्य के अनिवार्य तत्व, ठीक है, तो राज्य एक संगठित राजनीतिक इकाई है, इसके कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं, उनमें से 4 तो प्रमुख तत्व ही हैं, 4 तत्व, ठीक है। राज्य बनता किससे? जनसंख्या से, निश्चित भूभाग से, शासन और प्रभुसत्ता से। जी हाँ, स्वयं का रूल चले प्रभुसत्ता, फिर शासन हो यानी सरकार चले वहां पर प्रॉपर, और निश्चित भूभाग हो, एक एरिया फिक्स हो, यहां से यहां तक बाउंड्री हमारे देश की है, ठीक है, और वहां पर रहने वाले लोग भी, जनसंख्या हो, मान लो वहां लोग ही नहीं रहते एक भी, जमीन भी है, ठीक है, और पूरा का पूरा हिस्सा अब कंट्रोल में कर रखा है, क्या देश है वो, राज्य है वो? नहीं, ये जहां पर सिर्फ लोग है लेकिन कोई जमीन का पता नहीं है, जमीन कहां से कहां तक पता ही नहीं है, सरकार का पता ही नहीं है, तो इससे भी राज्य नहीं बनता। राज्य इन सबको मिलाकर बनता है, यानी हम उसी को राज्य बोल पाएंगे जहां ये 4 तत्व प्रमुख रूप से होंगे ही, उस देश को ही हम राज्य बोल पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। अभी देखिए कि शिक्षा के निजीकरण के प्रमुख कारण बतलाइए कि एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, यानी आज के समय शिक्षा का जो निजीकरण हो गया है, एजुकेशन जो प्राइवेटाइज हो चुका है, उसके प्रमुख कारण क्या है, उसके मेन रीजंस क्या है कि क्यों शिक्षा प्राइवेटाइज हुई है, क्यों शिक्षा निजीकरण में बदल गई है, ठीक है। तो पहले आप जैसे लिखा है तो आप कुछ थ्योरी लिख दो कि शिक्षा के निजीकरण होने से कई प्रमुख कारण, शिक्षा के निजीकरण के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, या फिर जिनमें से कुछ कारण नीचे दिए जा रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। नंबर 1, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का विघटन। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का विघटन होता है, ठीक है। जो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हमारे समाज में जो सोशलाइज, जो आप कह सकते हो सिस्टम चल रहा है, जो भी इकोनॉमी है उसका विघटन होना यानी खत्म होना, महंगाई बहुत बढ़ जाना, ठीक है, सिस्टम जो सरकार के द्वारा बनाया गया चलना नहीं होना, ठीक है। दूसरा, अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो पब्लिक सेक्टर है, कह सकते हो अकुशल है, सरकारी स्कूल ढंग से नहीं पढ़ा रहे, इससे प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। सरकारी स्कूल इतने नहीं है कि उसमें एडमिशन हो सके, जगह भर जाती है, फुल हो जाती है, तो बाकी बच्चे अनपढ़ तो नहीं रहेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो पढ़ना होगा, तो प्राइवेट स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र होना, सरकार का फेलियर होना। अनार्थिक कीमत नीति, अनार्थिक कीमत नीति यानी सही ढंग से कीमत नीति नहीं तय गई हो, है ना, सही ढंग से जो है पैसे का देखभाल बंटवारा ये सब नहीं किया गया हो। फिर सरकार पर भार, सरकार पर जब ज्यादा जोर पड़ता है सरकार पढ़ा नहीं पाती। आप खुद याद कीजिएगा, लॉकडाउन में अगर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग नहीं होती तो भारत में 2 साल तक शिक्षा का व्यवस्था का क्या हाल होता है आपको पता है ना। सरकारी स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी ढंग से नहीं होती है, सरकारी स्कूल में ऑनलाइन क्लास क्या चलती है, 2 साल भारत अनपढ़ रह जाता अगर यूट्यूब, ऑनलाइन एजुकेशन और गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए। तो भाई इनका तो कुछ हाल ही छोड़ दो, गवर्नमेंट के कितने टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने 1.5-2 साल तक कुछ नहीं पढ़ाया लेकिन फुल सैलरी ली है, सरकार ने फुल सैलरी दी। और प्राइवेट में तो ऐसा हुआ टीचर ने मर मर के इतनी मेहनत की, ऑनलाइन सीखा, सब कुछ किया, और कईयों को तो नौकरी से भी निकलना पड़ा, सैलरी कट हो गई, आधी मिलने लगी थी ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में। प्राइवेट में बहुत दिक्कतें हुई थी, पर प्राइवेट संस्थानों ने, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट कोचिंग्स हो, इन्होंने ही बच्चों की पढ़ाई संभाली। 2 साल तक भारत की शिक्षा व्यवस्था ना इनके दम पर ही चल पे, आज भी उन्हीं के दम पर चल रही। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का क्या हाल होता है, क्या स्तर है, आप सब अधिकतर लोग तो जानते ही होंगे, मुझे ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई सरकारी स्कूल से पढ़ाओ तो दिल पर मत ले लेना भाई, क्योंकि सरकारी व्यवस्था का क्या हाल होता है हम सब जानते हैं। कितना भी हम बन ले, दिखावा कर ले कि नहीं 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 बेस्ट बेस्ट है, तो फिर इतनी प्राइवेट स्कूल खुल क्यों रहे। अगर सरकारी स्कूल बेस्ट हैं, सरकारी स्कूल का रिजल्ट बेस्ट है, वहां पढ़ाई इतना बेस्ट जाता है, तो लोग क्या पागल है कि लाखों रुपए की फीस भर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ रहे। कुछ तो कारण है ना भाई, अब चाहे इसको एक्सेप्ट किया जाए चाहे ना किया जाए। चलिए आगे बढ़े। पूंजीवाद के लाभ उठाने के लिए, पूंजीवाद यानी कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कोचिंग खोल देते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। तो पूंजीवाद के अवसर है, उनको लाभ मिलता है प्राइवेट करने से। सरकार के वित्तीय संकट का समाधान, सरकार की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है। सरकार के पास पैसे नहीं है टीचर को सैलरी देने के लिए, तो भर्तियां नहीं आती, सरकारी टीचर को सैलरी नहीं दे पाते, तो इस वजह से फिर क्या होता है, प्राइवेट लोग दे पाते हैं, तो प्राइवेट लोग खोल देते हैं स्कूल, तो सरकार का खर्चा बच जाता है, सरकार को ज्यादा स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे, नया खर्चा, नया पैसा, फिर नए लोगों की भर्ती, उनकी सैलरी, सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा ना, सरकार का वित्तीय भार बढ़ जाएगा। पर निजीकरण होने से शिक्षा के वित्तीय भार नहीं बढ़ता। एशिया के नए औद्योगिक राष्ट्रों का अनुभव, और एशिया में जो नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जैसे चाइना हो गया और बड़े बड़े कई राज्य हैं, अगर उनको हम देखेंगे तो वहां भी शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है। तो वहां भी जब एजुकेशन प्राइवेटाइज्ड है और वो आगे बढ़े हैं, तो क्यों ना हम भी अपने यहाँ की शिक्षा को प्राइवेटाइज करके, निजीकरण करके आगे बढ़ जाए। और ये उपाय ही है, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर औद्योगिक विकास गति को बढ़ाने के लिए, जी हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए शिक्षा का निजीकरण करना पड़ेगा, वरना सरकारी हाथों में रहेगा तो शिक्षा उतनी तेजी से तो कभी नहीं बढ़ पाएगी। मैं नहीं बोलूंगा बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी, पर बहुत धीमी गति से,
ठीक है, निजीकरण करने से ढेर सारे स्कूल हो जाएंगे, ढेर सारे लोग जुड़ जाएंगे, ढेर सारे लोग काम संभालेंगे और ढेर सारी मेहनत होगी, तो शिक्षा में जो है औद्योगिक क्रांति आ जाएगी, विकास हो जाएगा। ठीक है, ये सब शिक्षा के निजीकरण के प्रमुख कारण हैं। इन कारणों से एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन या शिक्षा का निजीकरण किया जाता है, जिसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ये कारण भी, इनमें से कई सारे फायदे भी हैं। हाँ, इसका नुकसान भी होता है, नुकसान भी है, इसका दोष भी है, लेकिन इसके फायदे भी कई सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ कुछ है भाई, एनसीईआरटी, जिसे आप जानते हैं ना, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताबें, एनसीईआरटी सिर्फ किताबें पब्लिश नहीं करती, एनसीईआरटी कोर्स सिलेबस सब डिसाइड करती है, यही नियम कानून भी भारत में बनाती है। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित जो रहता है केंद्र सरकार का, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है ना, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ कुछ है, ध्यान रखिएगा। अब इनके कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, यानी एनसीईआरटी वाले क्या क्या करते हैं, इनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या इनको पावर्स है, इनका कार्य क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है, तो पहला, शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज हो रहा है उसमें हेल्प करना। ठीक है, एजुकेशन में जो रिसर्च हो रही है, शोध हो रही है, उसमें सहयोग, मदद करना, और साथ ही साथ उसमें प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना कि हाँ ये कीजिए, शिक्षा को ऐसे सुधारिए। ठीक है, दूसरा, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, हायर एजुकेशन में ट्रेनिंग को सपोर्ट करना। ठीक है, फिर स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, स्कूलों में जो भी शिक्षा में बदलाव हुए हैं, जो नए नए परिवर्तन हुए हैं, उनको लाना और उनको लागू करना, उनकी व्यवस्था देखना एनसीईआरटी करता है। क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया कि ऐसा सिलेबस है, पर वो सिलेबस लागू हो, सही ढंग पे एग्जाम हो, सिलेबस अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, इन सब पे नजर रखना कौन काम करता है, एनसीईआरटी। राज्य सरकारों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना, यानी जो भी एनसीईआरटी जो वो केंद्र के अधीन है, मतलब केंद्र पूरे देश पर नजर रखती है, पर अलग अलग राज्यों को, यानी अलग अलग शिक्षा बोर्डों को, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, है ना, ये इन सब बोर्ड जो अलग से शिक्षा देते हैं राज्य सरकारें, उनको सलाह देना, उनकी मदद करना, उनको सिखाना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, कि कैसे शिक्षा को बढ़ाएं। ठीक है, राज्य सरकार को भी शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना। ठीक है, जो भी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए, ठीक है, एक्सपेंशन करने के लिए, उन सब सर्विसेज को संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना, यानी जो भी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सुविधा है उसको संगठित करना, उसे व्यवस्थित करना, उसे सही ढंग से बनाना, उस चीज को सही ढंग से लागू करना, किसका काम है, एनसीईआरटी का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का। फिर विद्यालयों में उन्नत शैक्षिक प्रवृत्तियों एवं व्यवहार को लागू करना, विद्यालय में उन्नत यानी कि एकदम मॉडर्न, लेटेस्ट जो है, डेवलप्ड एजुकेशनल जो प्रोसेस होगी या टेक्निक होगी पढ़ाई की, तरीका जो होगा उसको लागू करना। ठीक है, यानी स्कूलों में या सभी जगहों पर ऐसी पढ़ाई लिखाई करवाना जो आज के जमाने के हिसाब से हो, ये भी काम किसका है, एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये सब कार्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब किसके हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी के, ये सब उसके प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं, ये सब काम वो करता है। क्लियर, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारी पहली इकाई समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा की। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। ऐसे और भी डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए और संपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ये सब देखने के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप पर डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। 33% की छूट चल रही है, परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और जैसे ही ये सब खत्म होगा ये छूट खत्म हो जाएगी, परीक्षा नजदीक आ गई है। अभी से पढ़ाई में लग जाइए, तभी 10 के 10 विषय पास कर पाएंगे और 90+% स्कोर कर पाएंगे। ऐसे ही न्यूज नोटिफिकेशन और अन्य वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी, तभी आपको हमारी वीडियो टाइम पर मिलती जाएगी, कोई खबर आपकी छूटेगी नहीं परीक्षा से संबंधित। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।